ठीक है। तो पिछले लेक्चर में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार देख लेते हैं। अ, अपन ने ये सब देख लिया था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख लिया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनी, उसका क्या रोल था, ठीक है। और ये कमिटीज क्यों बनी, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चला, मतलब एक हमारे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें बहुत सारे टीम्स की जरूरत थी, ठीक है। एक सिंगल टीम ये काम नहीं कर सकती थी, इसलिए बहुत सारे सब कमिटीज बने, है ना। तो अपन ने ये सब देख लिया है, ठीक है। उसी में से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका रोल क्या था हमने वो देखा, ठीक है। साथ में हमने क्या देखा कि कैसे जो है, मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो ये सब हम देख चुके हैं। हाँ, उसके बाद हमने देखा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, मतलब बेसिकली वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यूज है, क्या आइडियल्स है, ये सब कौन बताना चाहता है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है अपन को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी स्पिरिट है, ठीक है। आत्मा जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है, प्रियम्बल, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बुक देखोगे या कहीं की भी बुक देखोगे तो उसमें जो पहला जो स्टार्टिंग पेज है उसमें हमेशा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया रहता है, ठीक है। सो दिस इम्पोर्टेंट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है। तो हमने ये सब देखा था। देन क्या, फिर ये भी बात हुई थी कि जो बहुत ही स्टार्टिंग में प्रियम्बल, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन के वेरी स्टार्टिंग में ये चीज डिक्लेयर हो गई थी कि जो इंडिया है वो लोगों के उससे चलेगा, मतलब कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस हिसाब से चलेगा, लोगों के हिसाब से चलेगा, ये बात पता चल गई थी, है ना। सेकेंडली क्या, ठीक है, कि जो अपना इंडिया है वो क्या, वो कैसी कंट्री रहेगी, एक सोवरगन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारी जो इंडिया है वो रहेगी, ठीक है। ये भी हमारा प्रियम्बल जो है बताता है। सेकंड, एज पर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1946 इंडिया, सॉरी, हाँ, तो एज पर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो कि कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट, इंडिया को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, एक सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट, ठीक है। तो ये बात याद रखने लायक है। Now what? To protect the unity and integrity is the duty of every citizen and not only of the state. ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है हमारे देश की, सॉरी, जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है हमारे देश की, उसे बचा के रखना, उसे प्रोटेक्ट करना जो है पूरे सारे सिटीजन्स की, हर एक एक सिटीजन का फर्ज बनता है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट या स्टेट इसको नहीं देखेगा, है ना। अब हर किसी को इसको देखना है। देन आगे बढ़ते हैं, स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या स्पेशल फीचर्स है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेनी स्पेशल फीचर्स, इंपॉर्टेंट वंस आर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स है, और उसमें से स्पेशल वंस, आई मीन बहुत सारे स्पेशल फीचर्स है और उसमें से इम्पोर्टेंट वंस कुछ अपन देख रहे हैं। सबसे पहले क्या, रिटन एंड लार्जेस्ट, फाइन। सो रिटन एंड लार्जेस्ट, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये अपन देख चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइन। विच हैज बीन ड्राफ्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको किसने ड्राफ्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये भी अपन देख चुके हैं। इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज 395 आर्टिकल्स, क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है, 12 स्केड्यूल्स है, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 395 आर्टिकल्स है, 12 स्केड्यूल्स है, और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
whereas there are 7 articles in the American। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जबकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे सिर्फ 7 आर्टिकल्स है, ठीक है, 7 articles in the American and 147 articles in Canadian, ठीक है, 147 articles in Canadian and 122 articles in the Austrian Constitution, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई सबसे पहले तो। हाँ, ये सारी चीजें याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। इंडिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन को वो भी एक बार देख लेना है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके मैं नोट लिखवा देती हूँ सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है ना, रिटन एंड लार्जेस्ट। तो मैं एकदम शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, है ना, लंबी लंबी लाइनें लिख के कोई फायदा है नहीं, है ना, तो मैं एकदम शॉर्ट में लिखवा रही हूँ। सबसे पहले क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमेशा रिटन ही होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत से ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे कई चीजें जो है लिखी हुई नहीं है, ठीक है, कई चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिखी हुई नहीं है। तो अपने जो इंडिया है उसमें ऑलमोस्ट हर चीज ही लिखी हुई है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये तो ऑब्वियस ही है कि रिटर्न ही होगा, नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इज अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हाँ, सो दिस इज लार्जेस्ट, ओके, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये लार्जेस्ट है पूरी वर्ल्ड में, ये पूरा छुप ही गया। फाइन, ठीक है। तो ये बात भी बहुत एक अलग ही चीज है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इस बात ये कहीं ना कहीं एक ऑब्वियस भी है, कहीं ना कहीं एक नीड भी है। क्यों? क्योंकि अपना जो देश है वो काफी बड़ा है, ठीक है। लाइक हमारे यहाँ जितने अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, प्लस वी डोंट फॉलो एनी रिलीजन, वी आर सेक्युलर, ठीक है। तो इस सेक्युलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड मेनी लॉस, मेनी रूल्स, एंड फॉर दैट रीजन इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग दैट वी हैव अ सो लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बात होगी। सेकेंडली क्या, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो ये अपन को याद रखना है। 395 आर्टिकल्स, 12 schedules and 22 parts, है ना। और प्लस वहीं पे अगर अपन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें 7 आर्टिकल्स, राइट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, हाउ मेनी, 147 आर्टिकल्स। और ऑस्ट्रेलियन को देखें, वन 28 आर्टिकल्स। फाइन, है ना। तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली है। सॉरी। तो जो भी है, तो हमने देख लिया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स है। सो वी कैन सी कि वी आर nowhere around 395, मतलब कि we are not, but American, Canadian, Australian or any other constitution in the country is nowhere around 395 articles. So obviously we are largest. Then next point, it is rigid, so also flexible, ठीक है। So a constitution is termed as rigid or flexible on the basis of the procedure adopted for its amendment, right? कि एक constitution जो है उसको अपन rigid बोलेंगे या flexible बोलेंगे, किस basis पे? इस बेसिस पे कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किए गए हैं उसके अमेंडमेंट में, ठीक है ना। व्हाट अमेंडमेंट मतलब कि उसको बनाने में, कोई नया लॉ लाने में, या फिर कोई पुराने लॉ को अपडेट करने में, ठीक है, जो भी है। तो इसे कहते हैं अमेंडमेंट। तो क्या प्रोसीजर रिक्वायर होगा, अडॉप्ट किया जाएगा अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, वही बताता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल, ठीक है। इतना तो समझ आ ही रहा है अपन को, ठीक है। सेकेंडली व्हाट, हाँ, अच्छा, ये कैसे बताएगा कि रिजिड है या फ्लेक्सिबल, मतलब प्रोसीजर किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, ये भी अपन आगे देखते हैं। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अडॉप्टेड बाय अ सिंपल प्रोसीजर फॉलोड फॉर फ्रेमिंग सिंपल लॉज, इट इज टर्म्ड एज फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल कैसे बोलेंगे हम, फ्लेक्सिबल कैसे बोलेंगे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर हम बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं, ठीक है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सकते हैं, या फिर लॉज को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो भी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है, तो हम क्या तो हम इसको बहुत फ्लेक्सिबल बोलेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबल, कोई भी चीज फ्लेक्सिबल कब होती है, जब वो बहुत ही आसानी से यू नो यू नो जो बहुत ही आसानी से फ्लेक्स हो पाए, जो बहुत ही आसानी से घूम सके, मुड़ सके, तोड़ा मरोड़ा जा सके जिसको। तो वही चीज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी है। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही इजीली तोड़ मरोड़ सकते हो, ठीक है, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही इजीली बना सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो, तो तुम क्या कह दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कह दोगे। लेकिन वहीं अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें बहुत ही मुश्किल लग रही है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में, या कॉन्स्टिट्यूशन कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन का बदलने में, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने में, व्हाटएवर, तो वही चीज क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बट इफ अ स्पेशल सॉरी but if a special procedure is needed for amendment then it is termed as rigid or inflexible, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर लग रहा है,
किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, बहुत ही ज्यादा रिजिड या इनफ्लेक्सिबल बन जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या हुआ, इनफ्लेक्सिबल, है ना। तो इसी को बोलते हैं। देयर आर 3 प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो मतलब अभी तक तो हमने बात करी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, और किसी भी रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी की। अब अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देख रहे हैं कि देयर आर 3 प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 3 प्रोसीजर्स हैं अमेंडमेंट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अभी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कितने प्रोसीजर्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है आ सकती है ना। 3 प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Then what? Certain provisions can be amended by a simple majority. ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ प्रोविजन जो है वो एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी चेंज हो सकती है। ठीक है, और वहीं पे सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेसिफिक मेजोरिटी एंड सर्टेन important ones can only be amended by specific majority and consent of at least 50% members of states. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ प्रोविजन जो है उन्हें तो तुम बहुत ही सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड कर लोगे। ठीक है, अमेंड मतलब कि भाई तुम चेंज कर दोगे कुछ प्रोविजंस को बहुत ही सिंपल मेजोरिटी से भी। ठीक है, थोड़ा बहुत मेजोरिटी हो गई, चलो चेंज कर देते हैं ना। तो ये क्या शो करता है, ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है ना। ये क्या शो करता है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, क्योंकि बहुत ही सिंपली चीजें जो चेंज हो रही है। ठीक है, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेसिफिक मेजोरिटी, वहीं पे सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेसिफिक मेजोरिटी, मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ मेजोरिटी अपन को चाहिए होगी उस प्रोविजन को चेंज करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या शो करता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है कि कि इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है। ठीक है, हमें कुछ कुछ अमाउंट तक रिजिड है। ठीक है, कुछ अमाउंट तक रिजिड है ना। एंड सर्टेन इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, उनको चेंज करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक बहुत अच्छी मेजोरिटी चाहिए, एटलीस्ट 50% की। ठीक है, 50% नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब इतनी तुम्हें मेजोरिटी चाहिए होगी उस चीज को बदलने के लिए, उस चीज को चेंज करने के लिए, या फिर उस प्रोविजन को चेंज करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या शो करता है, रिजिडिटी शो करता है ना। ये क्या शो करता है, रिजिडिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं इसके नोट्स लिखवा देती हूँ। वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेना। हाँ, ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट में अपन क्या बात कर रहे हैं, इट इज रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल, है ना, ये पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल कैसे बोलते हैं।
है ना। अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड एज रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर के बेसिस पे अपन ये डिसाइड करता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये तो हो गई सबसे पहला पॉइंट। सेकंड क्या बोलेंगे? हम्म, कोई भी चीज फ्लेक्सिबल कैसे होती है? इफ, है ना, अगर एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, काफी सिंपल प्रोसीजर से जो है ये चीज कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जा रहा है, तो हम उसको क्या कहने लगेंगे? हम उसको फ्लेक्सिबल कहने लगेंगे। राइट, हम उसको फ्लेक्सिबल कहने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर ये अगर फ्लेक्सिबिलिटी का रीजन है, तो उसी तरीके से रिजिडिटी का क्या रीजन होगा? है ना, सिंपल सी बात है। अगर वहीं पे किसी चीज को चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज्यादा वो हो जाए, टफ हो जाए, तो अपन उसको क्या कहेंगे? उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? रिजिड कहेंगे, है ना। तो ये चीज हो गई। इसके आगे अपन देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज या फिर अमेंड करने के लिए कितने प्रोसीजर है, कितने तरीके हैं? देयर आर थ्री प्रोसीजर्स, है ना। अपन ने क्या देखा था? देयर आर थ्री प्रोसीजर्स। हाँ, तो कितने प्रोसीजर है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए? देर आर टोटल थ्री प्रोसीजर्स। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो कितने प्रोसीजर है? बेसिकली थ्री प्रोसीजर है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उम, अच्छा,
है ना। इस पॉइंट में क्या बोल रही हूँ मैं कि कुछ जो है सर्टेन प्रोविजंस कैन बी चेंज बाय सिंपल मेजोरिटी, है ना। बहुत ही सिंपल मेजोरिटी से कुछ प्रोविजन चेंज हो सकते हैं, वेयर एज सम प्रोविजंस रिक्वायर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेजोरिटी, मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ मेजोरिटी तुम्हें चाहिए होगी उस चीज को चेंज करने के लिए, है ना। तो इससे क्या शो होता है, इससे अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि इससे क्या शो होता है कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोनों ही चीजें है, ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इजी है चेंज करने में और ना तो बहुत ज्यादा टफ है चेंज करने में, है कि नहीं। सो ठीक है, चलो इतनी चीजें हो गई। तो वही मैंने बोला कि ये सारी चीजें क्या शो करती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं अपन। ठीक है, सोवरेन स्टेट। ठीक है, इस सोवरेन स्टेट से क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, द कंट्री विल डिसाइड इट्स ओन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज। ठीक है, इसका ये मतलब है सोवरेन स्टेट का, अगर हम किसी भी कंट्री को या किसी भी स्टेट को सोवरेन कह रहे हैं तो उसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो कंट्री है वो खुद डिसाइड करेगी कि अपने फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज को। ठीक है, बहुत सी पॉलिसीज होती है कंट्री में, सॉरी, तो बहुत सी पॉलिसीज होती है कंट्री में। ठीक है, तो उसमें से जो फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसी बाकी तो है ही, बाकी तो जो इंटीरियर पॉलिसीज है किसी भी कंट्री की वो तो कंट्री खुद डिसाइड करती ही है। ठीक है, लेकिन फॉरेन पॉलिसीज जो है और जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है वो भी कौन डिसाइड करेगी, कंट्री खुद डिसाइड करेगी, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ये कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब जैसे कि पहले कॉलोनियल टाइम था तो उस टाइम पे अपन पे कौन रूल करता था, ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो उस टाइम पे हमारी ऑलमोस्ट सारी ही पॉलिसीज कौन डिसाइड करता था, वो लोग डिसाइड करते थे, कौन लोग, यही कॉलोनियल गवर्नमेंट वाले, मतलब कि ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम किसी और कंट्री की, हम किसी और देश की नहीं सुन रहे। ठीक है, हम अपनी ही सुन रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो चीज है इसे बोलेंगे सोवरेन स्टेट। इट इज, हाँ यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट में वही बात बोली है, इट इज नॉट अंडर एनी फॉरेन रूल। ठीक है, कि ये किसी फॉरेन रूल के अंडर नहीं है, एंड इट कैन हैव इट्स ओन पॉलिसीज, और ये अपनी खुद की पॉलिसीज रख सकता है, और या पॉलिसीज ऑफ बिहेवियर एट द इंटरनेशनल लेवल, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अपना अलग जो जैसा बिहेवियर उसको रखना है वो रख सकता है। ठीक है, वो एक सोवरेन स्टेट है, उसको किसी की, मतलब कि वो क्या, मतलब ये हमारी ही बात हो रही है। तो बेसिकली इंडिया जो है एक सोवरेन स्टेट है और हमें किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया सोवरेन स्टेट। ये इतना छोटा पॉइंट है, आई थिंक इट्स इनफ। पहला पॉइंट अगर अपन देखें तो ये इधर से इधर हो जाएगा, द कंट्री विल डिसाइड इट्स ओन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज। ठीक है, सेकेंडली क्या, इट इज नॉट अंडर एनी फॉरेन रूल एंड इट कैन हैव इट्स ओन पॉलिसीज ऑफ बिहेवियर एट द इंटरनेशनल लेवल। तो बेसिकली बहुत ही शॉर्ट में, एक कंसाइज वे में इन्होंने एक अच्छा पॉइंट दिया है, तो इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। By a socialist state is meant that the Indian economy shall be based on socialist pattern of society. ठीक है,
तो एक बाय सोशलिस्ट स्टेट इज मेंट दैट, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक सोशलिस्ट स्टेट से क्या मतलब है, that the Indian economy shall be based on socialist pattern of society। ठीक है। अपन ने ऊपर देखा था कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया था, एक सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट कहा गया था। तो उसी सोशलिस्ट स्टेट का हम मीनिंग देख रहे हैं। क्या है मीनिंग सोशलिस्ट स्टेट का कि इंडियन इकोनॉमी शॉल बी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। मतलब जो सोशलिस्ट पैटर्न है सोसाइटी का, उस पे जो होगा अपना इंडियन इकोनॉमी बेस्ड होगा। मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ एवरी इंडियन शॉल बी फुलफिल्ड। मतलब कि जो भी इंडियन है मतलब सारे ऑलमोस्ट, ये कोशिश रहेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे गवर्नमेंट की, कि हर आदमी, हर इंडियन आदमी की जो है आदमी औरत जो भी, हर इंडियन ह्यूमन बीइंग की जो है हर बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। हर सिटीजन की जो है बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट उसको खाना पानी कपड़ा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नीड्स है, ये पूरी होगी। इसे क्या कहा गया है, सोशलिस्ट स्टेट कहा गया है। सोशलिज्म एज पर द इंडियन कंडीशन शॉल बी अडॉप्टेड। ठीक है, अब सोशलिज्म जो है ये हम अपने हिसाब से इस वर्ड को अपने हिसाब से रखेंगे, जैसे जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शॉल बी अडॉप्टेड, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम सोशलिज्म को अडॉप्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, द आइडल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज बीन चेरिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आइडल ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का जो आइडल है, जो हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेरिश किया जाएगा। ठीक है, सेकेंडली इट मीन्स दैट द स्टेट शॉल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन। मतलब यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म की बात हुई है उसके बारे में कहा गया है। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? Secularism means, it means that the state shall protect the sorry the it means that the state shall protect the interest of all religious belief but will not have any particular religion as state religion। है ना, ये बोला गया, the state shall not discriminate citizens on the basis of religion। द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन द बेसिस, यही तो वैसे इंडिया में यही हो रहा है। ठीक है, इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है, ये ऐसे हिंदुइज्म को तो फॉलो कर नहीं रही है कि नहीं। ये तो यहाँ पे मोस्टली जो मेजोरिटी हिंदुइज्म हिंदू पीपल की है, लेकिन यहाँ पे हिंदुइज्म फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे जो है सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पे हिंदुइज्म की भी रिस्पेक्ट होती है, यहाँ पे इस्लाम की भी रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पे जो बाकी धर्म है, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ठीक है, और भी अगर कोई भी धर्म है, तो यहाँ पे जो है सबकी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्वालिटी है, और मैं बोलती हूँ ये बहुत ही प्यारी क्वालिटी है इंडिया की। ठीक है, फिर आगे क्या, एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो इट्स रिलीजन एंड बिलीफ। मतलब कि हर सिटीजन जो है वो फ्री है अपने रिलीजन और बिलीफ को फॉलो करने के लिए। ठीक है, किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं किया जा रहा कि तुम हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ, कुछ भी। ठीक है, वी नो अदर कंट्रीज। ठीक है, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज पाकिस्तान। there 18% people were there। ठीक है, when it got independent, जो कि वहाँ पे हिंदूज थे, but now there are only 2% hindus left। why? firstly it's not secular, secondly firstly it's not secular, so what that means, मतलब कि वहाँ पे जो है इस्लाम को उन्होंने अपना रिलीजन वो करके रखा है अपने देश को। इस्लाम मतलब वो सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करते। वहाँ की कंट्री का मतलब पाकिस्तान का एक रिलीजन जो कि इस्लाम है। ठीक है, सो द एनी अदर रिलीजन मोस्ट स्पेशली हिंदू, ठीक है, स्पेशली हिंदू, दे डोंट रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, they don't respect the Hindu religion, and that's why they don't treat Hindus very well, and that's the reason many people got converted into this thing, that Islam। ठीक है, so by God grace India is not like that। Indian people are very good in this thing, Indian government is very good in this thing। so जो भी है, तो इंडिया जो है सेक्युलरिज्म फॉलो करता है, और यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि अपना धर्म चेंज करो या व्हाटएवर। यहाँ पे सारे ही जो लोग हैं फ्री हैं अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को मानने के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट
ऑल अबाउट सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो ये लिखवा देती हूँ मैं। ठीक है, तो अपना ये वाला पॉइंट कौन सा, थर्ड पॉइंट है। ठीक है, क्या, सॉरी फोर्थ पॉइंट है, राइट। थर्ड कौन सा था, सोविन स्टेट वाला। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सॉरी, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, एक सोशलिस्ट स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है। सॉरी। ठीक है, साथ ही में मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ एवरी इंडियन शॉल बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि सोशलिस्ट स्टेट क्या मीन करता है, कि सोशलिस्ट स्टेट मीन दैट द इंडियन इकोनॉमी विल बी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि हर इंसान की जो है मिनिमम बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। सो ठीक है, तो मिनिमम बेसिक नीड्स हर इंडियन सिटीजन की पूरी होगी, ये भी बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है। सॉरी,
है ना। तो आइडल ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है, जो सेक्युलरिज्म जो है उसको जो है इंकरेज किया जाएगा सोसाइटी में कि हम जो है सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। इसको इस चीज को बढ़ाया जाएगा कहाँ पे, हमारी सोसाइटी में। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है यहाँ पे कि जो कंट्री है, मतलब ये सेक्युलरिज्म का ही बेसिकली एक अगला पॉइंट है कि क्या मतलब है सेक्युलरिज्म का, कि इट मीन्स दैट द कंट्री विल रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में, ठीक है। इतना हो गया, उसके आगे अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यही सेक्युलरिज्म के ही पर्सपेक्टिव में कि जो स्टेट है वो सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू को कोई ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी या मुसलमान को नहीं दी जाएगी या फिर किसी और स्टेट उसको नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबको इक्वल राइट्स मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अनलाइक अनलाइक अदर कंट्रीज, सबसे बड़ा एग्जांपल पाकिस्तान ही है। तो अगर वहां पे देखें तो जो है हिंदूज और मुसलमान को एक जैसे नहीं रखा जाता, ठीक है। वहां पे हिंदूज ऑलमोस्ट यू नो मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है वहां पे हिंदू, ठीक है। मतलब वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं हिंदूज को, बहुत ही बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं वहां पे, डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पे हिंदूज के साथ। तो वही चीज है कि उस चीज से जो है कहीं ना कहीं हमारा इंडिया सेव्ड है। हमारे इंडिया में कोई रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दिस स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये था फोर्थ पॉइंट, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने एक नया टॉपिक चालू किया था, स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसमें अपन ने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा, रिटन एंड लार्जेस्ट, ठीक है, कि एक तो ये लिखा हुआ है और उसमें ये सबसे बड़ा है, ठीक है। सेकेंडली क्या, इट इज रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल। तो हमने देखा कि जो है रिजिड भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल भी है साथ में, ठीक है। रिजिड कैसे है, क्योंकि हम कुछ किसी किसी प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेजोरिटी की जरूरत होती है। वहीं कुछ चीजों को चेंज करने के लिए हमें इतनी मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसी तरीके से सोवरेन स्टेट हमने देखा कि मतलब सोवरेन स्टेट देखा कि सोवरेन का मतलब क्या होता है, कि कंट्री जो है अपनी फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज खुद तय करेगी, ठीक है, ये मतलब होता है। और साथ ही में जो है अपना फॉरेन रूल, अपनी पॉलिसीज रख सकती है, अपना बिहेवियर रख सकती है इंटरनेशनल लेवल पे। साथ ही में हमने देखा सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, क्या मतलब है इसका,
कि हमारा जो इंडिया है वो एक सोशलिस्ट स्टेट है, सोशलिस्ट कंट्री है। यहाँ पे हर इंडियन के जो बेसिक नीड्स है वो पूरे होते हैं, ठीक है। देन व्हाट, जो सेक्युलर कंट्री, मतलब सेक्युलर सेक्युलर कैसे बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे किसी भी एक रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, सारे ही रिलीजन्स को यहाँ पे एक जैसे रखा जाता है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी है। अगले वीडियो से जो है अपन क्या देखेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो एक पॉइंट है वो हम अगली वीडियो से देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपन अब अगली वीडियो में देखते हैं।